हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त रजनी तिवारी आज एक बार फिर उपस्थित हूँ एक नए उपन्यास के साथ हिंदी साहित्य की अनमोल धरोहर से आपको रूबरू कराने के लिए। मित्रों, आज़ादी सबको प्रिय है। मनुष्य से लेकर पशु पक्षी तक सभी आज़ाद रहना चाहते हैं। पर क्या कभी आपने सोचा है आज़ादी पाने के लिए लड़ना या नई नई आज़ादी के दौर में जीने का अनुभव कैसा होता है? आइए आज हम पढ़ते हैं यशपाल जी के प्रसिद्ध उपन्यास झूठा सच को। मुझे पूरा विश्वास है कि इस उपन्यास को पढ़ लेने के बाद आप सभी मित्रों के लिए आज़ादी व आज़ाद भारत के मायने बदल जाएंगे और आप सभी उस दौर से अलग होकर भी उस दौर के उन 2 दशकों के जीवन को बहुत बारीकी से देख व समझ पाएंगे। यशपाल जी का झूठा सच नामक उपन्यास 2 भागों में प्रकाशित हुआ था। पहला भाग है वतन और देश, जिसका प्रकाशन 1958 में हुआ था। दूसरा भाग देश का भविष्य, जिसका प्रकाशन वर्ष 1960 है। इस उपन्यास के माध्यम से यशपाल जी ने यह सिद्ध कर दिया कि यशपाल बहुत विशाल फलक पर जीवन के विविध रूपों, आयामों, समस्याओं, जटिलताओं को अपने ढंग से प्रभावशाली रूप में प्रस्तुत करते हैं। विभाजन के बाद देश के लाखों निरपराध आदमियों को तलवार के घाट उतार दिया गया। लाखों लोग गृह विहीन हो गए। अनेक प्रकार की पाशविक यंत्रणाओं से जूझते हुए इन लोगों ने अपने लिए तथा स्वतंत्र देश के लिए अनगिनत समस्याएं पैदा की। मानवीय यातना के इतिहास में यह विश्व की क्रूरतम घटनाओं में से एक घटना मानी जाएगी। लगभग 1 दशक तक इस उपद्रव का प्रभाव बना रहा। यशपाल ने इसी दशक का औपन्यासिक इतिहास लिखा है। उपन्यास की कथावस्तु समझने से पूर्व हम इसके पात्रों में एक नज़र डालेंगे। उपन्यास के प्रमुख पात्र हैं तारा, जयदेवपुरी, कनक, गिल, डॉक्टर प्राणनाथ, नैयर, सूत जी, सोमराज, रावत, इसाक, असद और प्रधानमंत्री भी काल्पनिक पात्र के रूप में दिखाए गए हैं। यशपाल जी की यह खासियत है कि उन्होंने विभाजन और उससे उपजी त्रासदी जैसे संवेदनशील विषय को चुनकर उस पर उपन्यास लिखने की हिम्मत दिखाई और यही एकमात्र माध्यम है हम लोगों के पास जो आज के दौर में हम आज़ादी और आज़ादी से पूर्व और उसके पश्चात उपजी समस्याओं को जान सकते हैं। उपन्यास की कहानी शुरू होती है तारा और जयदेवपुरी नामक 2 भाई बहनों के परिवार से। ये लाहौर शहर की कहानी है जिसमें तारा और जयदेवपुरी 2 भाई बहन हैं। इसके अलावा कनक का दूसरा परिवार है। जयदेवपुरी एमए करके प्रोफेसर बनना चाहता है। वह एक क्रांतिकारी युवक भी है जो देश को आज़ाद कराने के लिए अपना योगदान दे रहा है। दूसरी ओर तारा भी एक पढ़ी लिखी युवती है और आधुनिक विचारों से युक्त है। जयदेवपुरी अपने खर्चे चलाने के लिए ट्यूशन पढ़ाने का काम करता है। बहुत साधारण सा युवक है, लेकिन उच्च आकांक्षाओं को रखने वाला भी है
और महत्वाकांक्षी भी है। जयदेव जहाँ ट्यूशन पढ़ाता है उन्हीं में एक लड़की है उर्मिला, जो उसे पसंद करती है और एक बार उसके समक्ष प्रेम प्रस्ताव भी रखती है, किंतु जयदेव इसे सिरे से नकार देता है और उसे समझाता है कि यह उसके लिए सही नहीं है। इसी बीच जयदेव के जीवन में कनक आती है, जिसे हम उपन्यास की नायिका भी कह सकते हैं। कनक जितनी दिखने में आकर्षक है, उतनी ही मानसिक रूप से बुद्धिमान युवती भी है। वह जयदेव को बहुत अच्छे से समझने लग जाती है और बहुत कम समय में उसके सुख और दुख की साथी बन जाती है। इसी बीच तारा की शादी सोमराज नाम के निहायती बेकार व्यक्ति से तय कर दी जाती है, जो शिक्षा व महिला आत्मनिर्भरता व आत्मसम्मान जैसे विषयों के साथ खिलवाड़ करता था। सोमराज का व्यक्तिगत जीवन तो बड़ा दूषित और कलंकित था ही, सामाजिक जीवन भी बेहतर नहीं कह सकते। जयदेव व तारा दोनों इस विवाह के खिलाफ थे। इसी दौरान तारा जो है वो एक क्रांतिकारी युवक असद के संपर्क में आती है और उसके प्यार में पड़ जाती है। जयदेव को यह बात पसंद नहीं आती। दोनों भाई बहनों के मध्य कुछ कुछ मनमुटाव से रहने लगते हैं। इसी समय क्रांतिकारी घटना में शामिल होने के कारण जयदेव जेल चला जाता है। उसके जेल से वापस आने के बाद तारा को उसका व्यवहार बहुत बदला बदला लगता है। अब वह तारा को सोमराज से विवाह ना करने के लिए उसका सपोर्ट भी नहीं करता है। यानी जो जयदेव आज तक अपनी बहन तारा का सपोर्ट करता था, वो सिर्फ इसलिए कि तारा एक मुस्लिम युवक से प्रेम करती है, उसका साथ छोड़ देता है, यह जानते हुए भी कि सोमराज जिससे उसका विवाह तय हुआ है वो बिल्कुल भी अच्छा लड़का नहीं है। दूसरी ओर तारा असद के साथ जाना तो चाहती है, पर इस समय देश के हालातों को देखते हुए असद इस बात के लिए राजी नहीं होता और उसे साथ ले जाने से इनकार कर देता है। स्थिति से पराजित होकर तारा वापस सोमराज से शादी करने के लिए विवश हो जाती है। मित्रों, घटनाक्रम उपन्यास आकार में बहुत बड़ा है, बहुत सारी छोटी छोटी घटनाएं घटित होती रहती हैं, लेकिन इसमें मैं कथा वस्तु को जोड़ने वाली मुख्य बातों का जिक्र ही आपके साथ कर पाऊंगी। तारा का सोमराज से विवाह हो जाता है और विवाह की रात को ही तारा को सोमराज के भीतर मौजूद राक्षस प्रवृत्ति के दर्शन भी हो जाते हैं। तारा की स्थिति बद से बदतर हो जाती है। तारा इन सब परिस्थितियों से उबर ही रही होती है कि तब तक देश के हालात बिगड़ जाते हैं। शहर में दंगा हो जाता है। दोस्तों, दंगा बहुत छोटा शब्द है, लेकिन इसके प्रभाव बहुत दूरगामी होते हैं। दंगा अपने साथ साथ बहुत बड़े बड़े भारी भरकम शब्दों को भी लेकर आता है। सांप्रदायिकता, आतंक, जातिवाद, तनाव, उपद्रव, और ये सारी चीज़ें मिलकर एक सुंदर हंसते खेलते देश को मिट्टी के ढेर में परिवर्तित कर देती हैं। पूरा लाहौर दंगे की चपेट में आ जाता है, पूरा पंजाब दंगे की चपेट में आ जाता है। इस तरह ये दंगे भारत के कई राज्यों में फैल जाते हैं। इसी दौरान तारा जब अपनी जान बचाकर एक छत से दूसरी छत पर कूद जाती है तो वहाँ गलत लोगों के हाथ पड़ जाती है। ये तारा का दुर्भाग्य था या नियति कि हर बार वह बचने की कोशिश करती और फिर उसी गर्त में गिर पड़ती थी। वो पल तारा के लिए जीवन भर ना समाप्त होने वाली मानसिक पीड़ा व शारीरिक चोट के कारण बनते हैं। जिंदगी के सबसे भयावह दौर से गुजरते हुए
अत्यंत कष्टों को झेलकर तारा हाफिज जी के घर पहुंचती है। मतलब वो बचते बचाते एक व्यक्ति के घर पहुंचती है जिसका नाम हाफिज होता है, जहां उसे प्यार और सम्मान तो मिलता है, लेकिन उसे वहां डायरेक्टली या इनडायरेक्टली धर्म परिवर्तन करने के लिए बाध्य किया जाता है। तारा ये सब स्वीकार नहीं कर पाती और एक दिन उनसे अनुमति लेकर वहां से चली जाती है। हाफिज का परिवार भी उसे जाने की आज्ञा दे देता है और वहां से तारा के जीवन के संघर्ष की लड़ाई उसकी अपनी खुद की लड़ाई बन जाती है। अब तक मिले शारीरिक व मानसिक कष्ट उसे भीतर ही भीतर कुछ समय के लिए तोड़ते अवश्य हैं, पर उनसे वह खुद को मजबूती भी प्रदान करती है। इन सब परिस्थितियों से जूझते हुए वो बहुत स्ट्रगल करती है, बहुत से उतार चढ़ाव उसके जीवन में आते हैं और यहाँ से एक नया बदलाव यह भी होता है कि तारा के व्यक्तित्व में भी कुछ बदलाव और अवसरवादिता आ जाती है। खैर, वो अपनी मंजिल पा लेती है और वह एक सरकारी अफसर बन जाती है। इन दंगों से जयदेव का जीवन भी बदल जाता है। वो अपने परिवार से बिछुड़कर एक होटल में वेटर बनने के लिए मजबूर हो जाता है। एक पढ़ा लिखा युवक, उसकी स्थिति इतनी खराब हो जाती है। इसी दौर में उसे वापस अपनी वो स्टूडेंट उर्मिला मिलती है, जिसकी ओर वो आकर्षित होता है। इन हालातों ने जयदेव को बदल दिया था। अब वो कनक के प्रति ईमानदार नहीं रह पाता और उर्मिला के साथ रहना शुरू कर देता है। अब उसकी मुलाकात सूत जी से भी होती है। सूत जी के बारे में थोड़ा आपको हम बता देते हैं। सूत जी एक वकील होते हैं पेशे से, राजनीतिक भी होते हैं, असेंबली के सदस्य हैं, कांग्रेस पार्टी से संबंध रखते हैं और राजनीति में सक्रिय भागीदारी है उनकी। बहुत चालाक, अवसरवादिता उनके व्यक्तित्व का आधार है। इसके साथ साथ चुनाव में जीतने के लिए वो एड़ी चोटी का जोर भी लगाते हैं। हालांकि अंततः जनता उन्हें नकार देती है और वो हार जाते हैं, लेकिन राजनीति का जो वास्तविक स्वरूप है वो यशपाल जी ने सूत जी के कैरेक्टर से दर्शाया है। जयदेव उनकी मदद लेता है और उनकी मदद से प्रेस का काम शुरू करता है, जिसमें उसे बहुत सफलता भी मिलती है। सूत जी की संगत से जयदेव अपने व्यक्तित्व की मौलिकता व आदर्शों को खो बैठता है। अब जब कनक वापस उसकी जिंदगी में आती है तो वो वापस उर्मिला को छोड़ कनक से शादी कर लेता है, जबकि कनक को ये सब पता नहीं होता है। धीरे धीरे कनक को ये सब बातें आगे चल के मालूम पड़ती हैं। तारा के बारे में भी उसे कुछ जानकारी मिलती है, अपनी बहन के बारे में, लेकिन ना तो वो उसे ढूंढने की कोशिश करता है और ना उससे मिलने जाता है कभी। परिवार के बारे में भी जानकारी मिल जाने के बाद भी वह उनसे दूरी बनाए रखता है। कनक प्रारंभ में जयदेव के इन बदलावों को समझ नहीं पाती। उसे आश्चर्य होता है कि यह वही जयदेव है जिस पर कभी उसे गर्व होता था, जो एक क्रांतिकारी वीर था, जिसके अंदर ईमानदारी, देश के प्रति वफादारी थी। आज वह इन राजनेताओं के साथ मिलकर देश को बेच देने के लिए तैयार बैठा है। वह जान जाती है कि जयदेव एक ऐसा खोखला इंसान है जो समय के साथ बदल रहा है। उसमें कोई ठहराव या स्थायित्व नहीं है। उसके आदर्श बिल्कुल झूठे हैं। उन दोनों के बीच मनमुटाव का दौर शुरू होता है, जिसकी समाप्ति कनक के घर छोड़ के चले जाने से होती है। कनक के मुश्किल दिनों में उसकी सहायता उसका एक दोस्त गिल करता है। जयदेव अपने व्यवहार के कारण अकेला रह जाता है। इधर तारा के जीवन में भी कुछ बदलाव होते हैं। उसकी जिंदगी में प्रोफेसर प्राणनाथ का आगमन होता है। प्रोफेसर प्राणनाथ उसके व्यवहार व उसके जीवन की आपबीती से पूर्णतः परिचित थे, क्योंकि वो उनके पारिवारिक मित्र भी थे। वे तारा को अपनाने के लिए हाथ बढ़ाते हैं, जिसे तारा भी स्वीकार कर लेती है। इस प्रकार इस कहानी के माध्यम से यशपाल जी ने इस उपन्यास में आज़ादी के एक दशक पूर्व
और एक दशक पश्चात का चित्र दिखाया है। झूठा सच की कहानी सन 1947 में भारत की आज़ादी के समय मचे भयंकर दंगे की पृष्ठभूमि के रूप में बुनी गई है। ब्रिटिश औपनिवेशिकता, उसकी फूट डालो और शासन करो की नीति तथा मुस्लिम लीग के दो राष्ट्र का सिद्धांत से मिलकर बृहत्तर भारतीय समाज में स्वतः मौजूद छुआछूत की निम्न भावना एवं सांप्रदायिकता की दबी चेतना ऐसी उभरी कि पूरा भारतवर्ष ऐसी ज्वाला से धधक उठा जिसका कोई दूसरा उदाहरण हमें नहीं मिल पाता है। तात्कालिकता ही सही, पर वहशी भावनाओं की गिरफ्त में आए हिंसक पशु बने मनुष्यों द्वारा सांप्रदायिक दंगों में हजारों हजार व्यक्ति मौत के घाट उतार डाले गए, लाखों विस्थापित हो गए, स्त्रियों और बच्चों के साथ अमानुषिक अत्याचार किए गए और पूरे देश की एक विशाल जनसंख्या को अपना देश या वतन छोड़कर भारत या पाकिस्तान में नए सिरे से बसना पड़ा। उपन्यास के अंत में शरणार्थियों को लेकर पहला भाग जहां खत्म होता है, वहां पर शरणार्थियों को लेकर आने वाला एक बस का ड्राइवर कहता है, रब ने जिन्हें एक बनाया था, रब के बंदों ने अपने वहम और जुल्म से उन्हें दो कर दिया। झूठा सच के दूसरे खंड में देश का भविष्य में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के दशक में देश के विकास और भावी निर्माण में बुद्धिजीवियों और नेताओं की प्रगतिशील और प्रतिगामी भूमिका का यथार्थ और प्रभावपूर्ण अंकन किया गया है। जयदेव पुरी और सूद प्रतिगामी शक्तियों के प्रतिनिधि के रूप में भ्रष्ट राजनीति का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं और तारा जैसी क्रांतिकारी चेतना से युक्त विकास की राह पर चलने वाली स्त्री भी सुख, समृद्धि एवं प्रभाव की लिप्सा में पड़कर विडंबना का दुखद उदाहरण प्रस्तुत करती है। कर्म कर्म की रट लगाने वाले प्रधानमंत्री स्वयं केवल भाषण का सहारा लेते हैं और फिजूल खर्ची का भीषण उदाहरण प्रस्तुत करते दिखते हैं। कुल मिलाकर विस्तृत चित्रफलक पर यशपाल दिखलाते हैं कि देश का भविष्य अंततः देश की सामान्य जनता के हाथ में है, जो समग्र स्थितियों का अवलोकन कर सही वस्तु स्थिति को पहचान सके। इसलिए यशपाल विभिन्न स्थितियों का चित्र उकेरते हैं, किसी पात्र का एक रैखिक या आदर्शवादी चित्रण नहीं करते हैं, क्योंकि व्यवहारिक जीवन में ऐसा हो पाना काम्य तो है, परंतु बहुधा संभव नहीं हो पाता। इस उपन्यास में देश की दुरावस्था के लिए जनता की अंदरूनी कमजोरियों एवं निर्जीवता को भी काफी हद तक उत्तरदायी दिखलाया गया है, परंतु उपन्यास के अंत तक जाकर यह प्रमाणिक होता है कि यह चित्रण वस्तुतः वस्तु स्थिति की सही पहचान करवाने के उद्देश्य से ही किया गया है। उपन्यास के अंत में कांग्रेस के भ्रष्टाचारी परंतु प्रबलता प्राप्त नेता सूद जी चुनाव हार जाता है और इस पर डॉक्टर नाथ गंभीर होकर एक टिप्पणी करता है, गिल अब तो विश्वास करोगे, जनता निर्जीव नहीं है, जनता सदा मूक भी नहीं है, जनता देश का भविष्य नेताओं और मंत्रियों की मुट्ठी में नहीं है, देश की जनता के हाथ में है। यानी देश की जनता तय करती है कि देश कैसे चलाया जाएगा। उपन्यास में तारा भी एक वाक्य कहती है जो मेरे दिल को बहुत छुआ। वह कहती है कि मेरे भाग्य के कारण देश का बंटवारा हुआ या देश के भाग्य के कारण मेरी दुर्गति हुई। उसका एक वाक्य पूरे उपन्यास में महिलाओं की स्थिति को दिखाता है। तो मित्रों, आज हमने समीक्षा की उपन्यास झूठा सच की। आशा करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। मेरे साथ जुड़िए और आगे भी इसी तरह हिंदी साहित्य की कुछ अनमोल धरोहरों को जानिए। थैंक यू।